हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल लर्न पंजाब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ से पढ़ाई करने वाले हैं। हम ग्रामर के हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है 8th क्लास की इंग्लिश ग्रामर से वर्ब्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम वर्ब्स के दो बड़े टाइप्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच का अंतर समझेंगे। फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स क्या होते हैं ये जानेंगे। इसके बाद हम ग्रामर के एक बहुत ही ज़रूरी नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीखेंगे। और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ और पक्का करेंगे। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, इंग्लिश में जितनी भी वर्ब्स होते हैं ना, उन्हें हम दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए इन दोनों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, अब सवाल यह है कि ये फाइनाइट वर्ब होता क्या है। अरे ये बहुत ही सिंपल है। आप फाइनाइट वर्ब को एक गिरगिट की तरह समझिए जो अपने आसपास के माहौल को देखकर अपना रंग बदल लेता है। ठीक वैसे ही फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर यानी वो एक है या ज्यादा, पर्सन यानी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन और टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। सीधी सी बात है, जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब भी वैसा ही बन जाएगा। चलिए इस स्लाइड पर दिए गए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई तो वर्ब है ईट। दूसरे में जैसे ही सब्जेक्ट शी हुआ हमारा वर्ब बन गया ईट्स, और जब हमने टेंस को पास्ट में बदला तो वर्ब एट हो गया। देखा आपने, ये ईट वर्ब हमारा गिरगिट कैसे सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपना रूप बदल रहा है। बस इसीलिए ईट एक फाइनाइट वर्ब है। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। अच्छा, अगर फाइनाइट वर्ब एक गिरगिट है तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक पत्थर की मूर्ति की तरह है। उस पे किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, चाहे टेंस प्रेजेंट हो या पास्ट, ये बदलता नहीं है। तो जो सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है वो इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ साफ लिखी है। एक तरफ है फाइनाइट वर्ब जो बदलता है और दूसरी तरफ है नॉन फाइनाइट वर्ब जो नहीं बदलता। सिंपल, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस का दोस्त है, उनके हिसाब से चलता है, पर नॉन फाइनाइट वर्ब अपनी ही धुन में रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। यहां सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बदल रहा है, आई, शी, वी, दे, और टेंस भी बदल रहा है, लेकिन टू ईट पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा ही है। हाँ, वांट वर्ब जरूर बदल रहा है, वो वांट्स और वांटेड बन रहा है क्योंकि वो एक फाइनाइट वर्ब है, पर टू ईट पर कोई असर नहीं हुआ। यही पहचान है नॉन फाइनाइट वर्ब की। अच्छा, तो अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, जैसा आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स। आज की हमारी क्लास में हम पहले 2 यानी इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स पर अच्छे से फोकस करेंगे। तो चलिए अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के इन 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स को और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हाँ, साथ में कुछ मजेदार एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो इन्फिनिटिव के 2 रूप होते हैं। पहला है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब होता है खाली, यानी ये बिना टू के आता है, ये बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये कुछ खास वर्ब्स के बाद ही यूज होता है, जैसे लेट के साथ लेट मी गो, या फिर कैन, शुड, विल जैसे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यू कैन डू इट। नीड और डेयर के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे यू नीड नॉट वरी। और दूसरा प्रकार है टू इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो एक ऑलराउंडर है, सेंटेंस में कई अलग अलग रोल प्ले करता है। कभी ये एक नाउन यानी सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे टू फॉरगिव इज डिवाइन, यहां माफ करना एक सब्जेक्ट है। कभी ये एक एडवर्ब बनकर वजह बताता है, जैसे ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, वो आगरा क्यों गया, ताज देखने के लिए। और कभी ये एडजेक्टिव का काम भी करता है, जैसे दिस इज अ गेम टू वॉच, कैसा गेम, देखने लायक। चलिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। पहला सेंटेंस है आई सॉ हिम गो। अब बताइए यहां इन्फिनिटिव कौन सा है। सोचिए, यहां गो बिना टू के इस्तेमाल हुआ है। रूल ये है कि सी या सॉ जैसे वर्ब के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां हमारा इन्फिनिटिव है गो। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के दूसरे टाइप यानी जेरेंड को समझते हैं।
जेरेंड एक तरह का जासूस है। क्यों? क्योंकि वो दिखता तो वर्ब जैसा है, क्योंकि उसमें आईएनजी लगा होता है, पर वो काम नाउन का करता है। जब किसी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम किसी एक्शन के नाम की तरह करते हैं तो उसे जेरेंड कहते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पर स्विमिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई तैर रहा है। यहां स्विमिंग यानी तैराकी एक एक्टिविटी का, एक एक्सरसाइज का नाम है, और क्योंकि ये एक नाम है यानी नाउन का काम कर रहा है तो ये एक जेरेंड है। तो ये जेरेंड एक सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकता है? पहला, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दूसरा, ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, जैसे आई लाइक पेंटिंग, मुझे क्या पसंद है? पेंटिंग। तीसरा, ये प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और चौथा, ये कुछ खास वर्ब्स जैसे स्टॉप, एंजॉय, माइंड के बाद आता है, जैसे प्लीज स्टॉप टॉकिंग। आइए अब मिलकर एक्टिविटी 9 का दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है ही अग्रीड डैश मी, और ब्रैकेट में वर्ब है हेल्प। अब हमें याद करना होगा कि अग्री वर्ब के बाद हम इन्फिनिटिव लगाते हैं या जेरेंड। तो रूल ये है कि अग्रीड के बाद टू इन्फिनिटिव आता है, तो सही जवाब होगा टू हेल्प। पूरा सेंटेंस बनेगा ही अग्रीड टू हेल्प। ठीक है, तो अब हम ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आप सही इंग्लिश लिखना और बोलना चाहते हैं तो ये नियम आपको आना ही चाहिए। इसे ग्रामर का गोल्डन रूल भी कहा जाता है। इसका सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल बहुत ही आसान है। वो ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब पक्के दोस्त होते हैं। अगर सब्जेक्ट अकेला है यानी सिंगुलर है तो उसका दोस्त वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे ही प्लेज, ही सिंगुलर तो प्लेज भी सिंगुलर, और दे प्ले, दे प्लूरल तो प्ले भी प्लूरल। चलिए कुछ और जरूरी नियम देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि जब हम एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वो मिलकर प्लूरल बन जाते हैं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आता है, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक मजेदार एक्सेप्शन है। अगर दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक ही आइडिया या एक ही डिश बनाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, तो हम उसे एक ही चीज मानते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट। अब रूल नंबर 3 देखिए, जब सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़ते हैं तो हम चॉइस की बात करते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर होता है। ये वाले नियम थोड़े ट्रिकी हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझना। रूल नंबर 6, जब सेंटेंस में विथ या एज वेल एज आए तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, जैसे द कैप्टन विथ हिज प्लेयर्स इज ऑन द फील्ड। यहां मेन सब्जेक्ट कैप्टन है, इसलिए इज आया। अब रूल नंबर 7, नॉट ओनली बट ऑल्सो में कहानी थोड़ी अलग है। इसमें वर्ब अपने सबसे पास वाले यानी दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। और रूल नंबर 9 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको सेंटेंस में ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, नीदर ऑफ द जैसे शब्द दिखें तो आग बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। तो हमने सारे जरूरी नियम समझ लिए हैं, अब समय है प्रैक्टिस करने का। चलिए साथ में कुछ सवाल सॉल्व करते हैं ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए। पहला सवाल है द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज डैश नेक्स्ट डोर टू मी। यहां ऑप्शंस हैं लिव और लिव्स। अब देखिए, कई बच्चे बॉयज को देखकर लिव लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। हमारा असली सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है द टॉलेस्ट, यानी उन लड़कों में से जो सबसे लंबा है, वो एक लड़का। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सही वर्ब होगा लिव्स। अब 8वां सवाल देखते हैं, टोबैको एंड अल्कोहल डैश इंजूरियस टू हेल्थ। यहां हमारे पास दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, टोबैको और अल्कोहल, और ये दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से। तो रूल क्या था? जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, इसलिए यहां सही वर्ब होगा आर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने वर्ब्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ आया और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लर्न पंजाब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके सिलेबस के हर चैप्टर को इसी तरह बहुत आसानी से एक्सप्लेन करते रहेंगे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।